बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं ग्रेड 9 में, विच इज बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। एसएलओ आज हम पढ़ेंगे आउटलाइन द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम इस चैप्टर के स्टार्ट में क्लासिफिकेशन को पढ़ के आए हैं। क्लासिफिकेशन के एडवांटेज क्या है, हिस्ट्री क्या है, ये सब हमने देखा। फिर कल हमने क्लासिफिकेशन के दौरान जो हम डिफरेंट टेक्सोनोमिक रैंक्स यूज करते हैं उनको पढ़ा। आज हम देखेंगे कि ये जो इतनी बायोडाइवर्सिटी है, कई इकसाम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने इनको कैटेगराइज तो कर लिया जिससे हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगता है, लेकिन हमें अब इनके लिए कोई साइंटिफिक नेम चाहिए जो एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे से अलग करे। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ऑर्गेनिज्म के लिए मल्टीपल नेम्स यूज करते रहें जिससे कंफ्यूजन हो, या मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नाम यूज होता रहे। दोनों सूरतों में आप देखोगे कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन आएगी। स्पेशली आम लोगों के लिए मसला नहीं आएगा, मसला आएगा साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। एक नाम एक जगह एक इलाके में किसी और चीज का है, अब वहां का साइंटिस्ट उस नाम को अगर यूज करके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ लिखता है, कहता है, दूसरी जगह वही लफ्ज किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होते हैं, तो वहां आप देखोगे उस बात का मायने बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास इंग्लिश में जो अनियन है, अगर आप पाकिस्तान में देखो तो डिफरेंट रीजन में इसके नाम मुख्तलिफ हैं। कहीं पे वो बेजल है, कहीं पे वो गंडा है, कहीं पे वो वेजल है, तो ये कंफ्यूजन का बायस है। इसके बरक्स देख लो, दर्जनों प्लांट ऐसे हैं जिनके जिनके फ्लावर ब्लू बेल शेप के होते हैं। अब चूंकि वो बेल शेप के हैं, हमने सभी को कॉमनली ब्लू बेल का नाम दे दिया। अब क्रो और रेवन दो अलग स्पीशीज हैं, लेकिन दिखने में करीब करीब है, हमने सभी को ब्लैक बर्ड कह दिया। तो ये बड़ा मसला है और इससे साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत सफर कर सकती है। इस चीज से बचने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज का नाम मुख्तलिफ हो, ताकि हम किसी किस्म की कंफ्यूजन में ही ना आए। और वो जो सिस्टम है वो सिस्टम कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। यही हमारा नॉलेज भी है। अब ये जो सिस्टम था, ये सबसे पहले तारुफ कराया कार्लस लिनस ने। ये हर स्पीशीज को नाम देने का साइंटिफिक मेथड है, और इसमें जो नाम होता है वो दो लफ्जों पे मुश्तमिल होता है, और दोनों लफ्ज जो हैं वो साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें दोनों लफ्ज असल में लैटिन नेम्स होते हैं। इस साइंटिफिक मेथड को, जिसमें आप दो लैटिन नेम्स यूज करते हो और हर स्पीशीज को एक अलग नाम देते हो, आप इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देते हो। ठीक। अब कार्लस लिनस ने क्या किया, इसने जब हर स्पीशीज को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम दिए ना, तो जो नाम का पहला लफ्ज जिसने सिलेक्ट किया वो उस ऑर्गेनिज्म की जीनस को रिप्रेजेंट करता है कि ये ऑर्गेनिज्म किस जीनस से बिलोंग करता है। जीनस हमने पढ़ा था, ये सेकंड लास्ट रैंक था। इसमें क्या था कि आपके पास स्पीशीज से ऊपर जीनस था, जहां एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम साइंटिफिक नेम में पहला नाम जीनस के लिए यूज करते हैं। हां, जो सेकंड नाम है वो रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस स्पेसिफिक स्पीशीज को। ये उसका एक स्पेसिफिक नेम है। अब देखो, हमने जो साइंटिफिक नेम दिया है उसके दो लफ्ज हैं। पहला लफ्ज जीनस को, दूसरा उस स्पेसिफिक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ओवरऑल कह दिया कि ये जो दो लफ्जों को मिला के नाम बना, ये आप देखोगे कहीं भी सिमिलर नहीं होगा, हर इंडिविजुअल या हर स्पीशीज के लिए ये मुनफरद होगा। लेकिन अगर आप गौर करो थोड़ा सा, तो आपको मालूम होगा कि इस नाम के जो दो लफ्ज है ना, उनमें से असल में पहला लफ्ज तो जीनस का नाम है। अब एक जीनस में एक से ज्यादा स्पीशीज हैं, इसका मतलब है कि एक जीनस की जो मल्टीपल स्पीशीज होंगी उनका ओवरऑल नेम तो मुख्तलिफ है, लेकिन उनके नाम का पहला लफ्ज जो जीनस को रिप्रेजेंट करते हैं वो सेम होगा। हां,
ओवरऑल इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि सेकंड वर्ड जो है उनके नेम में वो उनकी स्पीशीज का नेम है और वो हर किसी का अलग होता है। तो ये आपने याद रखना है कि ओवरऑल नाम अलग है, हर स्पीशीज का अलग इसलिए है कि उनके नाम में जो सेकंड वर्ड होता है वो उन स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है और वो हर एक में मुनफरिद होता है। हाँ, लेकिन जब आप एक जीनस के अंदर मल्टीपल स्पीशीज के नाम पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि पहला वर्ड नाम का चूंकि जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एक जीनस के लिए सेम हो सकता है और होता है। साइंटिफिक नेम की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में जब हमने टेक्सोनोमिक रैंक की बात की थी तो वहां एक प्लांट और ह्यूमन की भी एग्जांपल ली थी और एंड पे हमने उनके साइंटिफिक नेम स्पीशीज नेम मेंशन किए थे और हमने वहां देखा था कि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है इसे हम कहते हैं होमोसेपियंस। ठीक है, इसमें पहला वर्ड होमो ये हमारे जीनस को रिप्रेजेंट करता है कि हम बतौर स्पीशीज किस जीनस से बिलोंग करते हैं और इसमें जो सेकंड वर्ड है सेपियन ये हमारा स्पीशीज नेम है। होमो तो सिमिलर हो सकता है, कोई और ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके नाम में होमो आए, लेकिन सेपियन हमारे ह्यूमंस के अलावा और किसी के नाम में नहीं हो सकता। तो ये खास बात है। कैंटब में हमने क्या किया है कि जहां ये एसएलओ बेस कंटेंट लिखा है वहीं साइड इंफॉर्मेशन आपके इंटरेस्ट के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कुछ साइड इंफॉर्मेशन भी है जहां आप देखोगे कि हम कौन कौन से दूसरे मेथड्स आमतौर पे यूज करते हैं नाम देने वाले। और इसी तरह आप देखोगे एक छोटे से बॉक्स में जहां फर्दर इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होगी, जहां उसने कुछ रूल्स भी आपके इंटरेस्ट के लिए बताए हुए हैं कि आप ये नाम कैसे देते हो, क्या ख्याल रखते हो। जैसे अगर आप देखो, आप जीनस के लिए जब नाम लिख रहे हो तो आप उसका लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल रख रहे हो, लेकिन जब आप स्पीशीज वाला नाम लिख रहे हो तो आप वहां पे फर्स्ट लेटर को स्मॉल रख रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीजें बस पढ़ लेनी है ताकि आप जब ये सही लिख रहे हो एक्चुअल में पेपर में, एग्जाम में, तो आप कोई गलती ना कर बैठो। ये ना हो होमो का एचपी स्मॉल लिख दो कि विद इन सेंटेंस आ रहा है तो ऐसे ही लिख दिया। कहते हैं ये जो नेमिंग सिस्टम है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये इस चीज को इंश्योर करता है कि हमारे पास हर स्पीशीज जो है उसके एक मुनफरिद यूनिक नाम हो जिससे उसको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड हर जगह उसी नाम से उसको पहचाना जाए। ये इसकी असल अहमियत है। ठीक, अब कॉमन नेम्स जो है ना, जो इसके बरक्स हम देखते हैं कि स्पीशीज में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन नेम रखे होते हैं। अब वो किस बुनियाद पर रखे जाते हैं? वो हम कॉमन नेम रखते हैं जनरली जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि वो दिखने में उसकी क्या खसूसियात है, बाज़ औक़ात हम उस बेस पे उसका नाम रख देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपके पास रेवन और क्रो दिखने में ब्लैक है, आपने दोनों के लिए ब्लैक बर्ड का नाम यूज कर दिया। अब ये तो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, इससे कंफ्यूजन आती है। इसी तरह आप बिहेवियर की बेस पे नाम रख सकते हो कॉमन नेम, या फिर रीजनल लैंग्वेज की बेस पे। अनियन है, कहीं प्याज है, कहीं गंडा है, कहीं बेजर है, कहीं बेजल है। जो रीजनल लैंग्वेज बदलती जा रही है अपने अपने नाम रखती है। अब ये सारी चीजें जो है हमारे लिए रोजमर्रा जिंदगी में तो आसानी पैदा कर देती है कि क्या जरूरत है इतना मुश्किल साइंटिफिक नेम याद करो, जो आसान लफ्ज है कौमी जुबान में, इलाकाई जुबान में, वो बोल दो। लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी के लिहाज से देखो तो ये एक इश्यू बनता है क्योंकि ये हमारे पास कंफ्यूजन का बायस बनता है। उसकी वजह क्या है कि इसमें आप अक्सर देखते हो कि आपके पास एक वर्ड डिफरेंट स्पीशीज के लिए भी यूज हो रहा है, या इसका ऑपोजिट देखते हो, डिफरेंट स्पीशीज के लिए एक वर्ड यूज हो रहा होता है। ठीक है, जैसे अभी हम एग्जांपल में भी देखेंगे कि हमारे पास अगर हम पाकिस्तान की बात करें या एशिया की बात करें तो आप देखोगे यहां एक लफ्ज बोला जाता है रॉबिन। अब आपको रियलाइज होगा कि कैसे एक नाम दो डिफरेंट स्पीशीज के लिए यूज होता है और ये गलत फहमी का बायस बनते हैं। अब पाकिस्तान और एशिया में जो रॉबिन है ना, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक स्मॉल बर्ड है और ये जो स्मॉल बर्ड है ये जनरली दिखने में ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक, और हम देखते हैं ये हमें अपने गार्डन्स में मिल रहा है, शहरी इलाकों में मिलता है कुछ इस तरह का। ये ब्लैक एंड व्हाइट जो स्मॉल बर्ड है ये हमारा एशियन रॉबिन है। अब यही वर्ड यूरोप में भी अप्लाई होता है, लेकिन जो यूरोप का यूरोपियन रॉबिन है ना, जब आप उसको देखोगे तो वो जो स्मॉल बर्ड आपको नजर आएगा उसमें आप देखोगे कि इट हैज
ऑरेंज रेड ब्रेस्ट, ये इसके फीचर है। ये देखो, ये यूरोपियन रॉबिन एक डिफरेंट ही चीज है और जिसके फिजिकल फीचर भी बहुत वाजिया है कि इसकी ब्रेस्ट जो है वो ऑरेंज रेड नजर आ रही है। अब अगर आप कॉमन बात करोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फर्ज करो एशिया में कोई एशियन रॉबिन पे रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्च में इसकी जो फीचर अप्लाई करता है, जो फाइंड करता है, अगर ये चीज कोई यूरोपियन पढ़ ले और उसके ज़हन में ये ऑर्गेनिज्म हो और वो सारी ये वाली फीचर पड़ेगा तो उसकी वो सारी अंडरस्टैंडिंग ही गलत हो जाएगी। इसलिए ये चीजें कंफ्यूजन का बायस बनती है, स्पेशली जब आप डिस्कशन करते हो, साइंटिफिक डिस्कशन करते हो या साइंटिफिक रिसर्च करते हो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद मुख्तलिफ स्पीशीज पर। इससे बचने का तरीका है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें आप हर एक को अलग नाम दे देते हो ताकि हमारे लिए कंफ्यूजन बने ही ना। फॉर एग्जाम्पल, एशियन रॉबिन को हमने नाम दे दिया कप्साइकस सोलारिस और यूरोपियन रॉबिन को हमने नाम दे दिया इथरेकस रुबेकुला। ठीक, इससे क्या हुआ कि हमारे लिए वर्ल्ड वाइड जो है वो कंफ्यूजन नहीं रही। अब ये जो साइंटिफिक नेम यहां दिए हैं बच्चों, आपने इनको अच्छे से प्रोनाउंस भी करना है और लिखना भी आना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहता हूं इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को कम से कम इतनी दफा पढ़ो कि कहीं एमसीक्यूज में ये वर्ड्स यूज हो तो आप आइडेंटिफाई तो कर सको। ये मिनिमम है और आप देखोगे कि इस तरह की इंफॉर्मेशन एग्जामिनर एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहा होता है। इसी तरह एक और कंफ्यूजन हम ले लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए कि हमारे पास कॉमन नेम बाजुकात मिसलीडिंग करते हैं और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं ये हमें उसकी सही नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं बताते। यह बड़ा नुकसान है कॉमन नेम यूज करने में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसका कॉमन नेम रेड पांडा है। अब आप सिर्फ कॉमन नेम पे फोकस करो और जिसमें आपको आइडिया हो रहा है कि कोई रेड कलर का पांडा है और आप किस पांडे को जानते हो, आपके जहन में इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म आएगा कि ठीक है कलर फर्क होगा, एक रेड कलर का होगा लेकिन वो कुछ ऐसा दिखने में आपको लगता होगा। ठीक है, एनिमेशन बड़ी जबरदस्त सी है, साथ उसके बेबीज भी दिखाए हुए हैं। अब ये पांडा, हम इस पांडे से वाकिफ है या वो एक जो बियर होता है हमें उसका आइडिया है। अब रेड पांडा डेफिनेटली कुछ इतने बड़े साइज का होता होगा, छोटे छोटे कान होंगे। अभी आप देखोगे जैसे ये है, मैं इसकी बुनियाद पे कह रहा हूं कि कुछ ऐसा ही होगा, कलरफुल छोटे से कान है, टेल भी स्मॉल साइज की है। अब ह्यूमन के साथ साइज देखो तो एक अच्छा खासा बड़ा साइज आपके ज़हन में आना चाहिए। एनाटॉमी देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरह शॉर्ट टेल है इसकी बैक पे, फ्रंट पे इसके स्मॉल ईयर्स हैं, लार्ज आईज हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए रेड पांडा का। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन स्केलेटन हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अब जरा मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और आपने उस रेड पांडा को इस वाले पांडा के साथ ना कंपेयर करना है और आपने फिर रियलाइज करना है कि इसको देख के जो हमारे ज़हनों में इमेज बना वो कितना गलत था। इसको प्ले करें। ये देखो, ये जो रेड पांडा है इसकी टेल साइज में बड़ी है और खुद साइज में ये बहुत छोटा है। वो जो अभी हमने एक पांडा देखा है उस जैसा तो बिल्कुल नहीं है, छोटे छोटे बटन की तरह की इसकी आंखें हैं। ठीक है, और ऊंचे ऊंचे बैम्बू ट्रीज जो है उनके ऊपर ये रहता है, वहां से ये फूड हासिल करता है। इलाके के लिहाज से देखें तो जो हमारे पास हिमालय रीजन है, पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, ये उसका मुकामी घर है, रहने की जगह। फर आप देख सकते हो कैसी है, पंजे आप देखोगे तो वो फ्रंट लेग के जो क्लॉज हैं वो उसमें 6 फिंगर्स हैं।
बैम्बू प्लांट के ट्रीज को एज ए फूड यूज कर रहा है। अब दिखने में ये बहुत छोटा है, उस पांडा की तरह जाइंट नहीं है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसकी टेल देखो कैसे नुमाया हो रही है और कैसे ये उसको अपने आप को बैलेंस करने के लिए शाखों पे यूज करता है। अब जाहरी तौर पे अगर आप देखोगे ना तो एक और ऑर्गेनिज्म है, उसे हम रैकून कहते हैं। उसको सर्च करना आप लोग गूगल पे जाके। ये बजाहिर अपने साइज के लिहाज से, शक्लो सूरत के लिहाज से उससे ज्यादा मिल रहा है बजाय पांडा के। अब जिसको नहीं पता उसको आप रेड पांडा कहोगे तो वो समझेगा पता नहीं उसी तरह का कोई जाइंट पांडा है ये, जबकि ये आपके पास बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वीडियो आपके पास लिंक में है। अब रेड पांडा जो है वो कतन किसी सूरत आपने देखा, इट इज नॉट अ जाइंट पांडा, बल्कि आपके पास ये उस पांडा से बहुत ही छोटे साइज का है। और अगर आप इसकी फर देखते हो तो आपको पता लगता है ये रेडिश ब्राउन कलर की फर है और इसकी टेल लॉन्ग एंड बुशी है। ये जो लॉन्ग बुशी टेल है ना, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इंसान इनका जब शिकार करते हैं तो इसकी टेल से ना स्पेशली टीथ ब्रश बना रहे हैं, उसके मकसद के लिए इसको शिकार करते हैं, और इसकी फर से वो कोट बनाते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है कि इससे इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन कहां वो जाइंट पांडा की स्मॉल सी इररेलेवेंट सी टेल हमारे लिए, और कहां इसकी एक लार्ज टेल है जिसको ह्यूमन जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर ओवरऑल आप देखोगे ना इस खदोखाल के लिहाज से, तो ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है रैकून, दिखने में बजाहिर आपको ऐसा लगेगा ये पांडा नहीं बल्कि कोई रैकून की टाइप है, उसकी स्पीशीज है, लेकिन असल में ये रैकून भी नहीं है, टोटली एक अलग ऑर्गेनिज्म है। अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कि कहीं साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इसका ये कॉमन नेम रेड पांडा ना बहुत फेमस हो जाए और वो इसी को लेके कम्युनिकेट करते रहे, तो ये हमारे लिए एक मसले का बायस बनता है। हमने कहा ना ये रैकून है ना ये पांडा है, हमने इसको यूनिवर्सली एक अलग ही साइंटिफिक नेम दे दिया विच इज एलोरस फुल्जन। ये जो नाम है ये अब आपके पास अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, इररिस्पेक्टिव उसके यही नाम यूज होता है। और हम देखते हैं कि ये साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमें साइंटिफिक रिसर्च और डिस्कशन में किसी भी कंफ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन से बचाता है। तो ये हमारा एसएलओ था जिसमें हमसे कहा गया कि आउटलाइन किया जाए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को। आपने ये करना है कि जहां इस एसएलओ बेस्ड टॉपिक को पढ़ना है वहीं आपने एटलीस्ट एक दफा कैंटब 9 बायो की बुक में मौजूद साइड बॉक्स में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो भी पढ़नी है, जिससे आपको पता लगेगा कि बाइनोमियल नेम लिखते वक्त आप किन रूल्स को फॉलो करते हो, और वो आपके लिए सही नाम लिखना आसान रहेगा। वर्कशीट क्वेश्चन बैंक आपके पास मौजूद है, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का और वो उतना ही अहम है विच इज वायरस। क्यों अहम है, जब कल आप पढ़ोगे तो आपको तब रियलाइज होगा। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमें वायरसेस का एक जनरल आइडिया तो है कि ये हमारे अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिजीजेस का बायस बनते हैं, और सबसे अहम अगर हम बुरी मेमोरी इनकी देखें तो वो आज से कुछ साल पहले आने वाला पेंडेमिक था, जिसमें आपके पास कोरोना वायरस ने बहुत बड़े लेवल पे तबाही मचाई। तो ये वायरसेस हैं क्या और कैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ हैं, क्या ये प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते भी हैं कि नहीं, और क्या ये नॉन लिविंग है, ये चीज हमने कल वाले एसएलओ में कवर करनी है, जहां आपकी बेस बनेगी। आपको ये बेस समझ आ गई तब आप ग्रेड 11 में इस पे पूरा चैप्टर पढ़ सकोगे। तो कल वाला एसएलओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही से आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अल्लाह हाफिज।